तो उच्च पेंशन के लिए जिन्होंने आवेदन किया था ईपीएस के तहत में, उनको भी बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक अधिकारियों के पेंशन के बारे में कहा, ऐसा लग रहा है कि सरकार हर तरह से कर्मचारी के जो पेंशन है उसको हड़पने की कोशिश कर रही है, या इतना कोशिश कर रही है कि उन्होंने जो पैसे जमा किए, कितना कम से कम पैसा पेंशन के रूप में कर्मचारी को दिया जाए। और जैसा मैंने बताया आपको कि कई पेंशन स्कीम के तहत तो जो पेंशन की राशि आपने जमा की उसका मूलधन तो सरकार कभी वापस नहीं करेगी। दोस्तों नमस्कार। अब ईपीएस 95 के तहत जिन्होंने हायर पेंशन स्कीम चुनी थी, उनको भी बड़ा झटका लगने वाला है और उनकी पेंशन भी 30 से 40% तक कम होने वाली है। लेकिन पहले बात सुप्रीम कोर्ट की, जिन्होंने न्यायिक अधिकारियों को कम पेंशन मिलने पर क्या कहा। सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को लंबी सेवा के बाद 19 या 20 हजार रुपए की पेंशन मिल रही है, वे कैसे जीवित रहते हैं, यह सवाल सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। अब वे कर्मचारी कैसे जिंदा रहते हैं, यह मेरा सवाल है, जिन्हें ईपीएस 95 के तहत 500 से 1000 रुपए हर महीने 30-30 साल की नौकरी करने के बाद पेंशन मिलते हैं। वे सरकारी कर्मचारी कैसे जीवित रहते हैं, जिन्हें एनपीएस के तहत 2000 से 5000 रुपए की पेंशन मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सेवानिवृत्त जिला न्यायिक अधिकारियों को कम पेंशन मिलने पर चिंता व्यक्त की और केंद्र से इस मुद्दे का न्याय संगत समाधान खोजने को कहा। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमनी की सहायता मांगी, जब उन्होंने बताया कि सेवानिवृत्त जिला न्यायिक अधिकारियों को 19,000 या 20,000 रुपए की पेंशन मिल रही है। पीठ ने कहा कि सेवानिवृत्ति न्यायाधीशों को लंबी सेवा के बाद 19,000 या 20,000 रुपए की पेंशन मिल रही है, वे कैसे जीवित रहते हैं। यह उस तरह का कार्यालय है जहां आप पूरी तरह से अक्षम हैं। आप 61 या 62 साल की उम्र में उच्च न्यायालय में जाकर प्रैक्टिस शुरू नहीं कर सकते या अचानक प्रैक्टिस में नहीं उतर सकते, यह पीठ ने कहा। सुनवाई के दौरान मामले में न्याय मित्र नियुक्त किए गए वकील के परमेश्वर ने कहा कि न्यायिक अधिकारी की न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त पेंशन आवश्यक है। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसकी न्यायिक स्वतंत्रता जो कानून के शासन में आम नागरिकों को विश्वास बनाए रखने के लिए आवश्यक है, और इसको तभी सुनिश्चित किया जा सकता है जब न्यायाधीश वित्तीय गरिमा की भावना के साथ अपने जीवन को जीने में सक्षम हो। अब आप जरा सोचिए कि कैसे इस देश के 80% से ज्यादा कर्मचारी, चाहे प्राइवेट के हो चाहे सरकारी हो, कैसे जीवित रहेंगे मौजूदा पेंशन स्कीम, चाहे ईपीएस हो चाहे एनपीएस हो। वित्त मंत्रालय के अनुसार ही 31 मार्च 2023 तक डिफेंस पेंशनर सहित 68 लाख से अधिक केंद्र सरकार के पेंशन भोगी हैं। अगर हम ओपीएस की बात करें तो रिटायरमेंट के बाद अंतिम बेसिक वेतन का 50% तक निश्चित पेंशन मिलती है। यह राशि सरकार द्वारा दी जाती है। एनपीएस के तहत निश्चित पेंशन की कोई गारंटी नहीं। रिटायरमेंट के समय जमा राशि और बाजार के प्रदर्शन के आधार पर राशि तय होती है पेंशन की। अगर हम ओपीएस की बात करें तो कर्मचारी के वेतन से कोई कटौती नहीं की जाती। वहीं अगर हम एनपीएस की बात करें तो कर्मचारी के वेतन का 10% योगदान जाता है और सरकार भी इतना ही अतिरिक्त योगदान करती है। लेकिन हम फिर ओपीएस की बात करें तो जनरल प्रोविडेंट फंड यानी कि जीपीएफ की सुविधा भी ओपीएस के तहत मिलती है कर्मचारियों को। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी भी मिलती है। महंगाई भत्ता यानी कि डियरनेस अलाउंस का पूरा लाभ भी मिलता है। सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर परिवार को पेंशन मिलती है। लेकिन वहीं अगर हम एनपीएस की बात करें तो जीपीएफ की सुविधा उपलब्ध नहीं है। ग्रेच्युटी का प्रावधान अस्थायी है। 6 महीने के बाद मिलने वाला डीए भी लागू नहीं होता है। सर्विस के दौरान मृत्यु होने पर परिवार पेंशन मिलती है, लेकिन जमा राशि सरकार रख लेती है और रिटायरमेंट के समय मिलने वाली राशि पर इनकम टैक्स भी लग सकता है। अगर हम संक्षेप में बात करें तो ओपीएस एक निश्चित पेंशन योजना थी जहां सरकार वित्तीय भार वहन करती है। वहीं
एनपीएस एक बाजार आधारित योजना है जिसपे कर्मचारी सरकार दोनों योगदान करते हैं और रिटर्न बाजार के प्रदर्शन पर निर्भर करता है। लेकिन आपको याद रखना होगा कि ईपीएस पेंशन की अगर हम बात करें तो करीब 78 लाख ईपीएस के पेंशन है और करीब 7 करोड़ जो अभी अपना अंशदान कर रहे हैं वो जीवित कैसे रहेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि ईपीएस के तहत उच्च पेंशन के आवेदकों को भी तगड़ा झटका लगा है या लग सकता है, क्योंकि ऐसी मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि ईपीएफओ उच्च पेंशन की गणना के लिए नए नियम को बढ़ावा दे रहा है और कथित नियम अनुपातिक आधार पर उच्च पेंशन देने पर आधारित है, जिसके परिणाम स्वरूप ईपीएस 95 के सदस्यों के लिए 30% से 40% तक कम पेंशन होने की संभावना है। पीबी मूर्ति, हेड ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिस, इकोनॉमिक लॉ प्रैक्टिस, 28 फरवरी के इकोनॉमिक टाइम्स में छपे बयान में कह रहे हैं कि यह सच है कि ईपीएफओ अपने विभिन्न संस्थानों के ऑफिस में एक संदेश जारी कर उच्च पेंशन का विकल्प चुनने वाले कर्मचारी की सेवा अवधि को 2 भागों में विभाजित किया है। पेंशन की गणना का यह नया नियम मुख्य रूप से उन सदस्यों को प्रभावित करेगा जो अभी भी कार्यरत हैं या 1 सितंबर 2014 या उसके बाद सेवानिवृत्त हुए हैं। औसत पेंशन योग्य वेतन की गणना के लिए इन लोगों की सेवा अवधि को 2 भागों में माना जाएगा। मूर्ति बताते हैं, पहला भाग 16/11/95 यानी कि ईपीएस 95 जिस दिन लागू हुआ था से लेकर के 31/8/2014 तक, और दूसरा भाग 1/9/2014 से शुरू होकर सेवानिवृत्ति की तारीख तक। पहले भाग के लिए पिछले 60 महीनों के औसत वेतन को पेंशन की गणना के लिए गिना जा रहा है और दूसरे भाग के लिए पिछले 60 महीने का औसत वेतन या 1/9/2014 से सेवानिवृत्ति की तारीख तक का औसत वेतन, और यदि सेवानिवृत्ति की तारीख 31/8/2019 से पहले है तो उसे गिना जाएगा। इसलिए देय पेंशन को 2 भागों में विभाजित करके अनुपातिक किया जाएगा। मूर्ति कह रहे हैं, इस नए गणना से सदस्यों की पेंशन पर क्या असर पड़ेगा। 31 अगस्त 2014 तक ईपीएस अंशदान की अनुमति केवल अधिकतम वेतन सीमा तक थी जो 6500 रुपए थी। इसे 1 सितंबर 2014 से बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया था। इस तिथि के बाद नए सदस्यों के लिए अधिकतम ईपीएस योगदान 15,000 रुपए की नई वेतन सीमा पर सीमित कर दिया गया था। पुराने सदस्यों को वास्तविक वेतन पर उच्च योगदान के लिए आवेदन करने के लिए एक सीमित टाइम दी गई थी, उसकी अनुमति दी गई थी। इसके चलते ईपीएस सदस्यों ने विभिन्न अदालतों का दरवाजा खटखटाया और मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया, जिसने इन सभी पुराने सदस्यों के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि वे उच्च ईपीएस पेंशन के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। हालांकि अनुपातिक आधार पर नए गणना के नियम से पेंशन राशि में काफी कमी आने की संभावना है। चूंकि सितंबर 2014 से पहले वेतन कम था, इसलिए अधिकांश लोगों के लिए पहली अवधि के लिए औसत पेंशन योग्य वेतन बहुत कम होने की संभावना है। यदि इस पेंशन योग्य वेतन को अंतिम ईपीएस पेंशन की गणना के लिए अनुपातिक आधार पर शामिल किया जाता है तो यह यहां पे कुल वेतन में यानी कि कुल पेंशन में कमी आ जाएगी। ये मूर्ति कह रहे हैं। मूर्ति क्या आगे कह रहे हैं, ईपीएफओ द्वारा अपनाए गए उपरोक्त दृष्टिकोण के परिणाम स्वरूप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार पेंशन में 30 से 40% तक की कमी हो सकती है। मूर्ति आगे कहते हैं, हालांकि ईपीएफओ के मौजूदा कदम का उद्देश्य पेंशन गणना में नियम बदलाव करके अप्रत्यक्ष तरीके से पेंशन राशि को कम करना प्रतीत होता है। ईपीएफओ इस नए दृष्टिकोण के साथ आने के लिए बाध्य हो सकता है क्योंकि उसके पास भुगतान करने के लिए पर्याप्त धनराशि नहीं है। सदस्यों के लिए क्या रास्ता बचा है? यदि कथित नियम उन सभी सदस्यों पर लागू किया जाता है जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है तो यह उनकी उस उम्मीद के विपरीत होगा जिसके साथ उन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया था। मूर्ति आगे कहते हैं,
जिन लोगों ने उच्च पेंशन का विकल्प चुना है वे चिंता व्यक्त कर रहे हैं क्योंकि उन्हें मिलने वाली वास्तविक पेंशन उनकी अपेक्षा से बहुत कम होगी। ईपीएफओ ने अभी तक नए जो उनका गणना का नियम है उच्च पेंशन का उसको अधिसूचित तो नहीं किया है। यह अत्यंत जरूरी है कि ईपीएफओ उन सदस्यों के बीच संदेह को दूर करे जिन्होंने उच्च पेंशन के लिए आवेदन किया है। मनमीत कौर जो करंजावाला एंड कंपनी की पार्टनर है कह रही हैं कि यदि नई कार्य प्रणाली जब भी अधिसूचित की जाती है सेवानिवृत्त लोगों को नुकसान पहुंचाती है तो सेवानिवृत्त लोग सुप्रीम कोर्ट सहित उच्च कानूनी मंचों के समक्ष इसे चुनौती दे सकते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा लग रहा है कि सरकार हर तरह से कर्मचारी के जो पेंशन है उसको हड़पने की कोशिश कर रही है या इतना कोशिश कर रही है कि उन्होंने जो पैसे जमा किए कितना कम से कम पैसा पेंशन के रूप में कर्मचारी को दिया जाए। और जैसा मैंने बताया आपको कि कई पेंशन स्कीम के तहत तो जो पेंशन की राशि आपने जमा की उसका मूलधन तो सरकार कभी वापस नहीं करेगी और उसके एवज में 1000, 2000, 5000 पेंशन आपको देती रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो न्यायिक अधिकारी हैं उनके पेंशन में कमी की वजह से उनको कितनी परेशानी हो रही है, तो क्या इस देश में 80% तक जो जनता जो अपना पेंशन कटवा रही है और जिनको हजार किसी ईपीएस के तहत किसी को 1536 लाख लोगों को 1000 रुपए करीब पेंशन मिल रहे हैं ईपीएस 95 के तहत में, तो वो लोग कैसे जीवित हैं? आखिर वो लोग कैसे जीवित हैं जिन्होंने सरकारी संस्थानों में नौकरी करने के बाद एनपीएस के तहत 2000 से 5000 रुपए तक उनको पेंशन मिल रही है, वो लोग कैसे जीवित हैं? तो इस देश के 80% से ज्यादा कर्मचारी जिनको पेंशन मिल रहा होगा लेकिन वो पेंशन इतनी कम मिल रही है कि उस पर जीवन यापन करना मुश्किल है। लेकिन वही लोग किसी की 50,000 किसी की 60,000 किसी की 70,000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी जो आज 1000 रुपए कोई 5000 कोई 2000 रुपए के पेंशन के रूप में जिनको दिया जाता है और उसी पैसे पे जीने को मजबूर है, तो वो लोग कैसे जीते हैं? तो उच्च पेंशन के लिए जिन्होंने आवेदन किया था ईपीएस के तहत में उनको भी बहुत तगड़ा झटका लगने वाला है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो न्यायिक अधिकारियों के पेंशन के बारे में कहा बिल्कुल सही कहा। इस देश में हर उस कर्मचारी का हक है जो अपने जवानी में मेहनत करके और पढ़ाई करके सरकारी नौकरी प्राप्त किया था और अभी भी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन बुढ़ापे में उनका क्या होगा भविष्य अंधकारमय है। नमस्कार।